क्या आपको रिएक्शंस नहीं आती हैं? यदि नहीं आती हैं आपको सिंपल से सिंपल और टफ से टफ रिएक्शन, तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी होगा। यदि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक देखते हैं तो आपको लगभग में 50% रिएक्शंस इसी वीडियो से सीख जाओगे। जो सिंपल रिएक्शन है इस वीडियो में, और यदि आपको थोड़ी जटिल रिएक्शन सीखनी है तो इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें आपको जटिल रिएक्शन भी सिखाने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। तो पहले जो मैं फार्मूले लगा रहा हूँ, इन सभी आयनों को आप लोग जो है नोट करेंगे। देखिए ये मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं, चलो आप नोट करें, दिखाई पड़ रहे होंगे, इनको आप नोट करें पहले। चलो हाँ, आयन तो आपने नोट कर लिए। फिर मैं देखो साइड में विद्युत रासायनिक श्रेणी लगा रहा हूं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, आवर्त सारणी नहीं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इन दोनों को आप विधिवत रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से हम लोग रिएक्शन सीखने वाले हैं। यदि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आपको रिएक्शंस भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आज के इस लेक्चर में मैंने बताया 50% रिएक्शन आप करना सीख जाएंगे। 50% लिख के ले लीजिए, आप सीख जाएंगे। बस दो शर्तें, जो मैंने जो ग्राफ दोनों लगाए हैं, जो पिक्स दोनों लगाए हैं, उनको आप क्या करें, विधिवत रूप से पढ़ें, एक बार अच्छी तरीके से देख लें, बस इतना ही काफ़ी रहेगा। तो रिएक्शन पहले हम जानते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। तो अब हम लिखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ये समझना बहुत जरूरी होगा। थोड़ा कट तो नहीं रहा, देख लेते हैं। चलो, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, देखिए भैया, रासायनिक अभिक्रिया तो आपको बता दें, रासायनिक अभिक्रिया यानी जब दो परमाणु आपस में संयोग करके किसी नए परमाणु का या नए अणु का निर्माण करते हैं, यह क्रिया कहलाती है अभिक्रिया। तो लिखेंगे जब दो अणु या परमाणु आपस में मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिससे हमें जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिससे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जब दो परमाणु या अणु आपस में मिलकर किसी एक नए अणु को निर्मित करते हैं, यह क्रिया कहलाती है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो, अच्छा एक बात और सुन लें, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अच्छा एक पॉइंट और लिखें, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में जो नया परमाणु प्राप्त होता है उसके भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल प्रारंभिक अणु से या प्रारंभिक परमाणु से डिफर होते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नए यौगिक के सभी गुण भिन्न होते हैं, यानी भिन्न होते हैं प्रारंभिक यौगिक से। यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक यौगिक से।
प्रारंभिक यौगिक से सभी गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। थोड़ा दोनों टुके हमें लग रहा है ब्लर हो रहा है, चलो यहाँ तक ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती कितने प्रकार की है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो जनरली आपकी होती हैं, आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा जो है 2 या 3 प्रकार की रिएक्शन, और होती हैं बेसिक से देखें और हाई तक तो आपकी कुल 5 प्रकार की रिएक्शन होती है, 5 प्रकार की। और रिएक्शन होने के लिए देखें, रिएक्शन होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के लिए, यानी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हो सकती है। पहला, एक जो पहली शर्त है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो। जब एक अणु पॉजिटिव हो और एक अणु नेगेटिव हो तो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन हो सकती है। यदि एक अणु नेगेटिव है और एक अणु पॉजिटिव है तब भी रिएक्शन हो सकती है। मतलब सिंपल सी बात, वही को उसी को मैंने विपरीत कर दिया है। दूसरा पॉइंट, जब नेगेटिव और नेगेटिव होंगे तब भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और यदि यहाँ पर जीरो, अब जीरो का मतलब मैंने आपको बताया भी है, ये मैं जीरो क्यों लिख रहा हूँ, मैंने इससे पहले 2 या 3 लेक्चर दे दिए हैं बेसिक केमिस्ट्री में। यदि आपको जीरो मतलब जिनकी वो परमाणु जिनकी बाह्यतम कक्षा में जिनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अष्टक जिनका पूर्ण होता है, उनकी संयोजकता जीरो होती है। और किसी किसी परमाणु की संयोजकता पॉजिटिव होती है और किसी की नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यानी वे परमाणु जिनकी पॉजिटिव संयोजकता होगी और एक की नेगेटिव, तब तो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। यदि किसी में एक की नेगेटिव और एक की पॉजिटिव है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। या दोनों में नेगेटिव और नेगेटिव है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। परंतु यदि जीरो के साथ एकदम पॉजिटिव कोई ऐसा परमाणु ले लें जिसकी संयोजकता जीरो है, यानी जीरो वर्ग के एलिमेंट, और उसे हम जोड़ें जो है उसकी रिएक्शन करना चाहें धनात्मक संयोजकता वाले, यानी +1 +2 +3 4 ऐसी संयोजकता वाले तत्वों से हम रासायनिक अभिक्रिया करना चाहें तो ये रासायनिक अभिक्रिया कभी भी संभव नहीं होगी। यदि हम प्लस और प्लस की रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तब भी रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं होगी। यदि जीरो वाला नेगेटिव वाले के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तब भी अभिक्रिया संभव नहीं होगी। ये अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इतनी शर्तें यदि अभिक्रिया में पूर्ण है तो आप स्वयं जो कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया होगी। और यदि इतनी शर्तें पूर्ण नहीं हैं तो सिंपल सी बात हम समझ जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। पहला स्टेप ये है। और दूसरे स्टेप में अब देखिए ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार हम आपको पहले जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होती हैं, यानी कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखें, पहले में आती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। पहले में आएंगी संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं। नंबर 2 आती हैं वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं। और जो वियोजन अभिक्रियाएं अभी आपको बाद में बताऊंगा। फिर आती हैं आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिर नंबर 4 पे आती हैं आपकी जिन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं से पहले भी कुछ रिएक्शंस आती हैं जैसे ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, यहाँ पर लिखेंगे ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माशोषीय या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। फिर उसके बाद आती हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। जिसमें से ये जो है बेसिक रिएक्शन है, ये थोड़ी सिंपल हैं और यहाँ से थोड़ी टफ रिएक्शन पड़ेंगी, परंतु यदि आप सिंपल समझ लेंगे तो उनको भी आप समझ सकते हैं। यदि आपने कदम बढ़ा दिया है तो सिंपल सी बात, आप प्रत्येक रिएक्शन को सीख जाएंगे। इतनी क्योंकि एक एक पॉइंट को आपको समझना है। जो मैंने दोनों चार्ट अभी लगाए थे उनको यदि आप नोट कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो रियलिटी समझिएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। रियलिटी आप एक एक पॉइंट को समझेंगे और अच्छी तरह से सभी रिएक्शन समझ में आएंगे। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कौन सी होती है। संयोजन अभिक्रियाओं में होता क्या है, जब दो अणु या परमाणु आपस में जुड़कर के किसी एक अणु का या परमाणु का निर्माण एक अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, कहलाती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। मैंने क्या बताया, जब एक या दो अणु या तीन अणु जुड़कर के एक ही अणु बनाते हैं, अर्थात हम सिंपल सी बात यहाँ पर कह दें, जब ये दो अणु मान लेते हैं, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है, दोनों आपस में मिलकर के ए बी बनाते हैं, एक ही अणु बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये हमारी संयोजन अभिक्रिया में। तो चलिए हम संयोजन अभिक्रियाओं को पहले समझते हैं और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। और जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी बताई थी उसका बहुत बड़ा योगदान है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का योगदान, सबसे बड़ा योगदान आपको मिलेगा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। सबसे बड़ा योगदान आपको प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मिलेगा। किसका? वैद्युत रासायनिक श्रेणी का। यदि आपको प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सीखनी है और यदि ये दोनों सीखनी है तो ये सभी आपको विधिवत रूप से आनी चाहिए। एक एक पॉइंट को समझेंगे और अच्छी तरीके से ध्यान में बसा करके हम सॉल्व करते रहेंगे। कोई भी रिएक्शन आएगी आपको लगभग में आज के लेक्चर में 50% रिएक्शन आप बनाना सीख जाओगे और शेष इन दोनों के लिए कम से कम 2 या 3 लेक्चर होंगे, जटिल से जटिल अभिक्रिया आपको बनाना सिखाऊंगा। तो पहले सिंपल देखते हैं। चलो अब मैं इनको रफ करता हूं थोड़ा। तो हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रियाओं से। संयोजन अभिक्रिया में पहले लिखना चाहेंगे संयोजन अभिक्रियाएं होती क्या हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अच्छा, यदि आपको फार्मूला मेकिंग नहीं आ रही है तो फार्मूला मेकिंग का भी एक वीडियो दूंगा। एक बशर्ते आपको ये चाहिए, यदि आपको फार्मूला मेकिंग की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे आई वांट फार्मूला मेकिंग, एक 1 लेक्चर यानी 1 लेक्चर फॉर फार्मूला मेकिंग, ये लिखेंगे, ठीक है। देखें तो अभिक्रियाएं कहलाती। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अणु, जैसे हम बात कर दें सोडियम और ये क्लोरीन, भैया परमाणु हैं, ये हमारा Cl2 के रूप में रहेगा। कभी भी जो रिएक्शन होती है अणु भाग लेता है, रिएक्शंस में अणु भाग लेता है। तो यहाँ पर NaCl2 आपस में जुड़ कर के क्या बनाएंगे, Cl। अच्छा, ये Cl क्यों बनाते हैं, मुझे मालूम है सोडियम पर एक पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पर एक क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों की संयोजकता क्या होती है, एक होती है सोडियम पर एक पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पर एक नेगेटिव होता है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो NaCl का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है क्लोरीन
के 2 परमाणु हैं, यानी यहाँ पर क्लोरीन का एक ही परमाणु है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम 2 से इसे गुणा करेंगे। और यहाँ पर अब सोडियम के 2 हो गए, तो इससे भी हम 2 से गुणा करेंगे। अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस करना बाद में सीखेंगे, पहले रिएक्शन सीखेंगे, पहले रिएक्शन सीखेंगे। अब देखें, अब हम जैसे कह दें, अब की बार हमने यहाँ पर ले लिया H2 और Cl2, H2 और Cl2 ले लिया, तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा हमारा, HCl बन जाएगा, HCl, क्योंकि H पर एक पॉजिटिव होता है, Cl पर एक नेगेटिव होता है, तो HCl बन जाएगा। यदि हम बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हमारा बन जाता है MgO, बनता है MgO। अब देखिए, जब हमारा ये MgO बन गया तो ऑक्सीजन के 2 हैं, और ये बनता क्यों है ये भी समझना है। देखिए Mg पर, इसीलिए मैंने जो चार्ट आपको लगाया है, बस इसी के कारण आपको दिक्कत ना हो। मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है। अब देखिए, जब ये फार्मूला मेकिंग में होता है तो इसका ये इधर जाता है और इसका चार्ज इधर आता है, तो बनेगा Mg2O2, 2 एकम 2, यानी दोनों को सरल अनुपात में लिखेंगे तो MgO बन गया। क्या बना हमारा, MgO। इस प्रकार हमें MgO प्राप्त होता है। अब देखें, जैसे हम बात करें यहाँ पर और रिएक्शंस की बात, जैसे हमने लिया NH3 और यहाँ पर ले लेते हैं या NH3 और HCl, NH3 और HCl, तो देखिए NH3 और HCl में ये H3, ये H, अब इधर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर NH3 में जैसे NH3, इस पर 2 लोन पेयर होते हैं, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है, इसको हाइड्रोजन को दान कर देते हैं, क्योंकि अधिकतम, हमारी बात को समझेंगे, जरा सा समझें, यहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकतम क्षमता होती है 3 बंध बना सकता है। नाइट्रोजन जो है हमारा अधिकतम 3 बंध को ही बना सकता है, 3 से ज़्यादा बंध नहीं बना सकता है। वह शर्तें अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, कब दान कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर एक H इधर जोड़ दिया और एक H इधर जोड़ दिया और एक H इधर जोड़ दिया, ये सब H जुड़ गए, 3 बंध तो इसके कंप्लीट हो गए। यहाँ पर तो बंध संरचना कंप्लीट है। यदि ये वाला H इसके पास जुड़ना चाहे तो इसके पास अभी एक Lp उपलब्ध होता है, एक Lp उपलब्ध होता है, तो ये क्या करता है, एक जो है इस पर जैसे एक हाइड्रोजन को और जोड़ेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किस पर, नाइट्रोजन पर। अब ये जो बन जाएगा NH4, भैया जब H को जोड़ लेगा तो NH4 पॉजिटिव के रूप में आ जाएगा, यानी जैसे ही 4 संयुक्ता प्रदर्शित करता है उसी प्रकार हमारा जो है सोडियम हो जाता है, सॉरी नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव आ जाता है। और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव होता ही है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ कर के बना लेते हैं NH4Cl। ये सभी हमारी सिंपल सी रिएक्शन है, जो साधारण अभिक्रियाएं हैं। अब जैसे पूछ दिया जाए कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में जोड़िए, तो हम सिंपल सिने CO2 बना देंगे, ठीक है। ये हमारी सभी संयोजन अभिक्रियाएं। और कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जैसे हम बात करें सोडियम के साथ हम सल्फेट आयन को जोड़ना चाहें तो ये जो 2 होते हैं, इस पर एक पॉजिटिव होता है और इस पर एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो ये जो बनेगा Na2SO4। यदि हम हाइड्रोजन ले लें और यहाँ पर एक सल्फेट ले लें, इस पर भी 2 नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये नेगेटिव, इस पर 2 नेगेटिव, इस पर एक पॉजिटिव, तो हमारा बनेगा ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा और एक इधर जाएगा, तो H2SO4 बन जाएगा। अच्छा, यदि हम कह दें CO ले लें, CO और इसमें हम जोड़ दें Cl, COCl,
अब देखिए तो हमारा क्या बन जाएगा, CO पर एक निगेटिव होता है, CO पर सॉरी 2 निगेटिव होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की देखो कार्बन की संयोजकता होती है 4, इसमें से ऑक्सीजन 2 संयोजकताओं को कंप्लीट कर लेता है, तो 2 संयोजकताएं शेष रह जाती हैं, इसीलिए इस पर 2 निगेटिव आ जाता है। और इस पर होता है एक निगेटिव, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा COCl2, जिसे फॉस्जीन भी कहते हैं। अब जैसे हम बात करें और जैसे हम देख लेते हैं C2H2, ये जैसे हमने देखा C2H2, इसको हम कहते हैं, कट रहा है लग रहा है, ठीक है यहाँ तक दिक्कत नहीं। C2H2 जिसे कहते हैं एथिलीन, ये जो है हमारा क्या है, ये एथिलीन है, एथिलीन एथिलीन और सॉरी एस्टिलीन होता भी है, ये एसिटिलीन होता है, मिस्टेक कर दी, एस्टिलीन। अब इसमें यदि हम H2 को जोड़ें तो देखिए जब हम इसमें H2 को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा C2H4 बन जाएगा। क्यों H4 क्यों जुड़ जाएगा, देखिए अभी ये कार्बन और एक कार्बन सिंगल बंध से जुड़े थे और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा था और इससे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा था। हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ना चाहें तो इसको भी एक, और ये दोनों हमारे ट्रिपल बंध से जुड़े थे। ये पहले की संरचना इनकी इतने की ऐसी थी, ठीक है। और अब हमने क्या किया, H2 को और जोड़ना चाहते हैं तो देखिए इसके साथ भी एक H2 जुड़ जाएगा और इसके साथ भी एक H2 जुड़ जाएगा, मतलब इनके यहाँ पर एक H जुड़ गया और यहाँ पर भी एक H जुड़ गया। अब देखिए अब इसके पास 4 संयुक्ता होंगी। अब देखिए इधर भी एक हम H जोड़ देंगे और इधर भी हम एक H जोड़ देंगे, अर्थात जुड़ने के बाद हमारा C2H4 बन जाएगा, और जिसे हम कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं भैया, एथिलीन कहते हैं। ये हमारा हो गया एथिलीन। और यदि हम एथिलीन में अब क्या एथिलीन में H2 जोड़े तो हमारा क्या है, देखें इसको मैं करता हूँ रफ भैया। अब क्या एथिलीन है, C2H4 है और इसमें हम दोबारा H2 जोड़ रहे हैं, तो देखिए जब हम एक H2 और जोड़ेंगे तो देखिए इसका भी एक बंध है, मतलब इसकी भी संयुक्ता हम ये देखो एक H इधर भी जोड़ दिया और एक H हमने इधर भी जोड़ दिया, तो हमारा बन जाएगा C2H6। क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। ये सभी जो है हमारी संयोजन अभिक्रियाओं के जो कहें सिंपल सी बात उदाहरण है। ये संयोजन अभिक्रियाओं के सभी हमारे क्या हैं, उदाहरण है। अब देखते हैं आगे, चलो अब हम देखते हैं C2H4, यदि हम इसी के साथ HBr जोड़ दें, ये भी सभी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। देखिए कैसे भैया, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन 2 रूप से और एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन और इससे भी एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसके एक के साथ हम ये से जोड़ दें, अब देखो इसकी भी 4 संयुक्ता, इसके साथ भी हम Br जोड़ दें, तो देखिए ये हमारा बन जाएगा C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br, ठीक है, जिसे कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। इस प्रकार सभी संयोजन रिएक्शन बन रही, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग Be Be2 पॉजिटिव, बी अच्छा हम कहते हैं Be के साथ हम SO4 को जोड़ते हैं। हमने आपको बताया था इस पर 2 पॉजिटिव होता है, इस पर 2 निगेटिव होता है। अब इसका ये आयन इधर आएगा, इसका ये आयन इधर आएगा, तो देखिए 2 यौगिक या 2 आयन जुड़कर के परस्पर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो BeSO4। यदि हम यहाँ पर कह दें Mg और SO4, इस पर भी 2 निगेटिव, इस पर 2 पॉजिटिव, ये इधर, तो बन जाता है MgSO4। ये बहुत सी रिएक्शन जैसे चाहे वैसे हम लिख सकते हैं। ये तो हमारी संयोजन अभिक्रियाएं थी। अब हम लोग समझते हैं संयोजन अभिक्रियाओं के बाद आपकी आती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। चलो इसको मैं करता हूँ रफ। संयोजन के बाद प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं,
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? देखें, प्रतिस्थापन में दो प्रकार की आपको रिएक्शन पढ़नी पड़ेंगी। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल और फिर होती है उभय उभय विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले समझेंगे एकल विस्थापन अभिक्रियाएं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती हैं? देखें, जैसे कहीं पर लिखा है Zn और हम इसकी रिएक्शन करने वाले हैं CuSO4। तो देखिए, ये जो जिंक है, जिंक इसके सल्फेट आयन को अपनी तरफ खींच लेता, तो यहाँ पर बन जाता है जिंक सल्फेट और Cu हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है। यदि हम यहाँ पर ले लें आयरन, आयरन जो है क्यूप्रिक यानी क्यूप्रस सल्फेट के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाता है, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट के बाद क्या बनेगा? हमारा Cu निकल आएगा। ये हमारी एकल विस्थापन अभिक्रिया है। यानी अब ये विस्थापित क्यों हो रहा है, ये रूल क्या है? तो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी विद्युत रासायनिक श्रेणी, स्लाइड पे लगाई थी। अब मैं इसको इस समय भी स्लाइड पे लगा रहा हूं, आप उसको देख करके आराम से लिखेंगे। स्लाइड को देख करके आराम से आप लिखते रहें। चलो, मैंने स्लाइड पे लगा दिया। अब देखिए, जो यहां पर लिखा है लिगपासर काना मजाल मंजन कर, ट्रिक बता रहे हैं आपको यहाँ पर। जैसे हम, चलो मैं इसको हटा देता हूँ साइड से। चलो, लिगपासर काना मजाल मंजन कर, लिख के थोड़ा दूसरे कलर से हम लिखते हैं। लिक बासर काना मजाल मंजन कर, लिक वासर काना मजाल मंजन कर, फेकड़ फेकड़ को नी संपव हाइड्रोजन, फेकड़ को नी फेकड़ कोनी संपव हाइड्रोजन, फिर है कौन आए HG आगे, कौन आए HG आगे, कौन आए HG आगे, और बीमार पति कल आओ फिर, कल आओ फिर, कल आओ फिर। ये कुछ हमारा सिस्टम है। ये है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके अनुसार तो हाइड्रोजन से देखिए, ये हमारा हाइड्रोजन है। अब देखें, हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर जो तत्व, देखिए हाइड्रोजन से ऊपर जो तत्व उपस्थित हैं, तो जिंक हमारा देखिए ऐसे ऐसे क्रम है इनका, ऐसे, फिर ऐसे क्रम है इनका। ठीक है, तो ये क्रम जाकर के ऐसे आता है ना। अब देखिए, हाइड्रोजन से पहले हमारा कौन है? हाइड्रोजन से पहले देखा जाए जिंक है। तो इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सिंपल सी बात, जो तत्व नीचे उपस्थित होता है वो तत्व कम क्रियाशील होता है, और जो ऊपर उपस्थित होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। तो देखिए यहाँ पर ये Cu कहाँ पर उपस्थित, ये हमारा ये यहाँ पर ये रहा Cu, और जबकि हमारा जिंक ये यहाँ पर उपस्थित है, जिंक हमारा यहाँ पर उपस्थित है। अब देखिए, जिंक हमारा यहाँ पर उपस्थित है, तो इसका मतलब जिंक ज्यादा क्रियाशील होगा किस जो है Cu से। तो जो जिंक क्या करता है, इसके पास जो होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, जो Fe है, Fe देखिए कॉपर से कितना ऊपर है, बहुत ऊंचे है। ये हमारा Fe यहाँ पर रहा, ये रहा हमारा Fe। तो Fe भी कॉपर से ऊंचे है, यानी पहले पड़ जाता है, तो ये भी इसलिए कॉपर सल्फेट के आयन को खींच लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती हैं एकल विस्थापन अभिक्रियाएं।
इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रियाएं। फिर उसके पश्चात आपकी आती हैं जो है उभय विस्थापन अभिक्रियाएं। देखेंगे उभय विस्थापन अभिक्रियाओं को हम समझते हैं। एकल विस्थापन और कुछ रिएक्शन और हम जैसे लिखना चाहें यहाँ पर XYZ करके लिए जिंक हो गया, और जैसे हम यहाँ पर लिखें KI, और ये हम बात करते हैं Br2 की। तो ये Br2 देखिए यहाँ पर ये Br2 है तो हमारा बन जाएगा KBr, और ये आयोडीन मुक्त हो जाएगा। ये भी हमारी सब क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं है। एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब आयोडीन को मुक्त कर देता है, आयोडीन चला जाता है और ये Br2 के पास एक Br2 खींच लेता है। तो इस प्रकार ये सभी रिएक्शन हमारी कहलाती हैं एकल विस्थापन अभिक्रियाएं। जहाँ पर एक परमाणु को विस्थापन किया जाता है तो वहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात आती है उभय विस्थापन। देखते हैं उभय विस्थापन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। उभय विस्थापन देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। अब मैं इसको करता हूँ रफ। उभय विस्थापन ये हमारी एकल विस्थापन में क्या होता है, एक पद विस्थापित होकर के दूसरे पद के साथ जुड़ जाता है, और उभय विस्थापन में दोनों पद इंटरचेंज होंगे आपस में। देखेंगे, समझें। जैसे हमने ले लिया Na2SO4 और हम जोड़ दें इसी से BaCl2 को, इसको हमने जोड़ दिया। तो देखिए ये जो है सोडियम सल्फेट, जो हमारा सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। तो ये जो इसमें सोडियम होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। ये सिस्टम होता है, मतलब दोनों पद इसमें क्या हो जाते हैं, हमारे इंटरचेंज हो जाते हैं। दोनों पद इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बनेगा NaCl और BaSO4। अब देखिए इसकी संयुक्ता भी दो होती है। अच्छा, इसकी संयुक्ता दो हम सिंपल सा मेथड आपको कैसे बताएगी। देखिए यहाँ पर Ba है और इधर 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये जो 2 लिखा है वो इसकी संयुक्ता है। तो Ba2 यहाँ पर, अब इसकी भी संयुक्ता दो, इसकी भी संयुक्ता दो, तो हमारा BaSO4 बन जाएगा। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं हमारी कहलाती हैं जो है उभय विस्थापन अभिक्रियाएं। अब जैसे AgNO3 और हम जोड़ रहे हैं इसके साथ AgCNO3 के साथ, यदि हम जोड़ दें FeCl3, क्योंकि इसकी भी संयुक्ता 3 ही होती है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, ये देखो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। बस सिल्वर की संयुक्ता कितनी होती है, देखिए सिल्वर की संयुक्ता, सिल्वर की भी संयुक्ता होती है 3, क्योंकि सिल्वर, भैया मैंने जो आपको चार्ट बताया था उसे आप देखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगी। यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ आपको रटनी पड़ेंगी, विधिवत रूप से नोट करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था, यदि नहीं नोट किया तो जाइए बैक करके उसको आराम से पॉज करके प्रेम से लिखिए, तभी आपको ये सभी चीज़ें समझ में आएंगी। Ag पर 3 पॉजिटिव होता है और NO3 पर 1 निगेटिव होता है, ये सिस्टम होता है। Ag पर 3 पॉजिटिव होता है और NO पर 1 निगेटिव। इसी प्रकार NO, और यहाँ पर देखें एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है। NO पर 1 निगेटिव होता है, 3 या 3 ही निगेटिव, संभवतः 3 निगेटिव होता है। एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा मुझे डाउट है, मैंने आयन की इसी लिस्ट पहले बता दी है। चलो मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ। दोनों टूकेंगे भाई, दोनों टूकेंगे, क्योंकि ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा टाइम कम है, इसी के कारण मैं यहाँ पर Ag ठोकेंगे। Ag पर जो, सॉरी देखो मिस्टेक कर रहे थे, इस पर 1 ही पॉजिटिव होता है, 1 ही निगेटिव होता है, जो है मिस्टेक कर रहे थे जरा सी, मैंने इसीलिए पहले ही दे दिया, क्योंकि कभी कभी हमें भी ध्यान नहीं रहता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस पर 1 निगेटिव है और इस पर 3, इस पर भी 1 पॉजिटिव होता है, ठीक, 1 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है, 3 पॉजिटिव, ये परिवर्तित संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, AgCl बना लेंगे। क्या बनेंगे, AgCl के साथ जाएगा तो AgCl बनाएंगे, और ये NO3 और ये, अब देखो Fe, इसकी संयुक्ता होती है 3, तो यहाँ पर बन जाएगा FeNO3 का होल 3। ये सभी रिएक्शंस हमारी हैं प्रतिस्थापनीय रिएक्शंस।
और ऐसी रिएक्शन सीखने के लिए आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो मैंने दिया है। यदि आप इसे विधिवत रूप से समझ लेते हैं तो 1 या 2 पद वाली रिएक्शन आप चुटकी बजाते ही कर लेंगे, चुटकी बजाते ही। जो मैंने दिया है उसको आप विधिवत रूप से रट लें, मेरा प्रॉमिस है आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर यदि आप रटते नहीं हो तो आपको चीज़ों में दिक्कत होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।